हिंदुओं, यदि आप राम भक्त हैं तो इस राम मंदिर की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, जो इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय और ऊंचा राम मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1890 में सूबा रेड्डी और रामा रेड्डी, दो भाइयों के द्वारा कराई गई थी। और बाद में यहाँ पर दो विशालकाय गोपुरम बनाए गए, जिसमें एक गोपुरम की ऊंचाई 170 फीट है और दूसरे गोपुरम की ऊंचाई 210 फीट है, जिसमें 11 मंजिलें और 5 कलश विद्यमान है। इस मंदिर के बाहर जो हमारे प्रभु की आकृतियां बनी हुई हैं, उन्हें देखकर ऐसा अनुभव होता है कि मानो देवताओं ने अपने हाथों से आके बनाई हो। इस मंदिर की शिल्पकला और वास्तुकला देखते ही बनती है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी की पूजा होती है। इस मंदिर का नाम कोडंडा राम मंदिर है और यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित है, जो प्रभु श्री राम को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की जानकारी सभी हिंदुओं को होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आगे 3 लोगों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा आगे 3 लोगों को शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मित्रों, 1761 के पानीपत की घटना। पानीपत के बाद अब 8-10 साल गुजर गए थे। जो एक जमाने में भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य हिंदवी स्वराज्य हुआ करता था, वो अब रसातल में चला गया था। अब उसे फिर से ताकतवर बनाना था, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था। तो ताकतवर बनाने में आप देखते हो पेशवाओं की 3 पीढ़ियां लगातार प्रयास करती रही है और इसलिए और यही कारण है मित्रों, उन प्रयासों को मुझे दिखाना है। इन 8-10 सालों का हर महीने का हर छोटी मोटी घटना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक आध घटना हुआ, क्या हुआ, पानीपत में क्या हुआ, ये तो मेरे ख्याल से आप सब जान गए हो। पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम जो निकला, उसका दीर्घकालीन असर कैसे भारतवर्ष पे पड़ा और परिस्थिति सुधारने के जो प्रयास पेशवाओं ने, इतर सरदारों ने किए, उसकी चर्चा यहाँ ज्यादा नहीं होती और वही करने की हम प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, देवाजी पंत चोरगड़े एक स्वामी निष्ठ। देवाजी पंत के अथक प्रयत्न से गोपाल राव जैसे हमारे शीघ्र को भी स्वामी निष्ठ एकांगी योद्धा को भी आखिरकार टेबल पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पेशवा ने अपना खेल अच्छी तरह से खेल लिया। उसने जानू जी के भाई मुधोजी भोसले को अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन मौसम आड़ आया, गर्मी शुरू हो गई और वो भी मध्य भारत की गर्मी। घोड़े और सेना मावड़े हमारे लगातार 4 महीनों से भाग दौड़ कर रहे थे, पूरे थक चुके थे। पेशवा ने और एक चाल चली। पेशवा ने गोपाल राव को ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। गोपाल राव के सामने देवाजी पंत ने क्षमा की याचना की कि उन्होंने कहा कि भाई पूरा मुल्क तो ध्वस्त हुआ है, लोग भी बहुत मरे हैं, मवेशी मरे हैं, और नहीं हमें आपके पुत्र की तरह सभी गिले शिकवे मिटाकर आप हमें गले लगाएं। 22 मार्च को देवाजी पंत गोपाल राव को ये बोल पड़े हैं। अब इतने प्यार भरे और बिनती के शब्द सुन के गोपाल राव पूरे भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत मान्यता दे दी। जानू जी का इसी सिलसिले में एक पत्र पेशवा को भी गया है। दौलती का योग्य ख्याल आप ही रख पाओगे, जानू जी कह रहा है। जो सही है वही आप करेंगे, ये हमारा विश्वास है। कैलाशवासी नाना साहेब और श्री गजानन के साक्षी से मैं वचन देता हूं। ये जानू जी के शब्द है माधवराव को।
पेशवा ने फिर देवाजी पंत के साथ गोविंद शिवराम को अपना प्रतिनिधि बनकर भी भेज दिया। चैत्र वद्य चतुर्थी यानी सोमवार 24 अप्रैल को मेहकर से नजदीक पेशवा और भोसले इनकी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। मुलाकात बड़ी खुल के हो गई। माधवराव इसके बाद निजाम अली के छोटे भाई रुकनुद्दौला यानी जिसे मुगल कहते थे, रुकनुद्दौला से भी जाकर माधवराव मिला। वहां भी उसने हंसी मजाक में खुल के बातचीत की और उसके बाद माधवराव गंगापुर में माता के दर्शन के लिए निकल गया। 23 मार्च 1769 को भोसले और पेशवा में लेखी करारनामा हुआ। आप जानते हो कि ब्रह्मेश्वर गोदावरी के तट पे है और कनकपुर उसके उत्तर तट पे है। तो इस करारनामे को कनकपुर करारनामा भी कहते हैं, ब्रह्मेश्वर करारनामा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तट पे दो शहर है, गांव कह लीजिए, गांव है। अब इस करारनामा में मित्रों टोटल 19 विधेय हैं। रियासत के सार्वभौमत्व का विचार छोड़ना पड़ेगा, ये पहला शर्त था। पेशवा के आज्ञानुसार चलना पड़ेगा। 5000 की आपकी फौज सतत पेशवा के सेवा में रहेगी। 15 लाख रुपए राजस्व का क्षेत्र हिंदवी स्वराज्य को जोड़ना होगा। दरअसल 5 लाख रुपए का टैक्स आपको सरकार जमा करना होगा। बादशाह, शूजा और अंग्रेज से स्वतंत्र करार करना मना है, आप नहीं कर सकते। अंग्रेज और निजाम के यहाँ आप स्वतंत्र वकीलात ना रखें, ये पुणे का मसला है, यानी परराष्ट्र धोरण, ये हिंदवी स्वराज्य का मसला है। परराष्ट्र धोरण आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी आप मित्रों देखेंगे कि पेशवा का मंतव्य इंक्लूसिव था। भोसले को अपने साथ रखने पर उसका मंतव्य स्पष्ट दिखाई देता है। बस पेशवा ने जानो जी के इस करारनामे के तहत पर हमेशा के लिए काट दिए। भोसला प्रकरण में माधवराव ने सभी सरदारों को भी एक तरह से सबक सिखाया। कर्तव्य निष्ठता का सभी सरदारों को पाठ भी एक तरह से माधवराव ने पढ़ाया है। शपथ हो गया, आना बाका हो गया, तुलसी पत्र, गंगा जल वगैरह हाथ में लेके शपथ हो गई। वो होने के बाद जानो जी देवाजी पंत को छुड़ा के फिर नागपुर ले गया। नागपुर में जानो जी लेके तो गया, लेकिन नागपुर जाके देवाजी पंत को जानो जी ने फिर कैद में डाल दिया और अपना अधिकारी देवाजी पंत की जगह भवानी काळे को नियुक्त कर दिया। देवाजी पंत के जाने से जानो जी और मुदो जी इनके रिश्ते में भी काफी सुधार आया। दोनों में स्नेह फिर उत्पन्न हुआ। आगे यही देवाजी है मित्रों। नारायण राव के वध के पश्चात यही देवाजी पंत चोरघड़े ने इन्हीं भोसलों को अंग्रेजों के नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई है। वो भी इतिहास आपके सामने आएगा। शायद जानो जी को मित्रों यहाँ 1769 में एक आत्म साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उसके आगे जो 1.5-2 साल उसने बिताए हैं उससे लगता है कि उसको आत्म साक्षात्कार निश्चित हुआ होगा। 1770 में कर्नाटक का जो पेशवा का अभियान था, जानो जी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1770 के
दीपावली जानोजी ने पेशवा के साथ मनाई, बताओ। इस समय उसके भाई के पुत्र रघुजी भोसले को जानोजी ने अपना उत्तराधिकारी बना डाला और इसमें पेशवा की स्वीकृति भी उसने तुरंत ले ली। आगे फिर 1.5 साल बाद जानोजी भवानी काले के साथ अप्रैल 1772 में फिर पुणे लौटा। पुणे से नजदीक अष्टविनायक का क्षेत्र थेऊर में वो बीमार पेशवा से मिलने पहुंचा। वहां से फिर आगे विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर गया और वहां से हमारी भवानी माता तुलजापुर की भवानी माता के चरणों में दर्शन के लिए गया और वहीं तुलजापुर में जानोजी की तबीयत बिगड़ी। उसने तुरंत नागपुर से मुधोजी को बुलावा भेजा। मुधोजी तुलजापुर आया। तुलजापुर आने के बाद जानोजी ने उसको नज़दीक बिठाया, हाथ हाथ में लिया। आप पराक्रमी हो और सयानी हो, आपके पास धैर्य है, लेकिन प्रारब्ध हमारा था तो हम आगे निकल गए। अब ये मेरा प्रारब्ध मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। यह कह के जानोजी बिस्तर से उठा। उसके माथे पे पूरी हल्दी लगाई थी, हल्दी का टीका लगा था, तो अपने माथे का हल्दी का टीका उसने मुधोजी के माथे पे घिसा दिया। आप मित्रों भाव देखो। स्नान संध्या जानोजी ने उसके बाद कर ली और वैशाख शुद्ध 16 मई 1772 को जानोजी को देवाज्ञा हो गई। उसके हरम की महिलाएं जो थी उन महिलाओं ने सती जाना स्वीकार कर लिया। इस तरह से 1748 से आप देखोगे, 1748 से चला आ रहा ये भोसलों का पेशवा विरोध है ना, ये 1788 या 1772 के जानोजी के जाते जाते, वैसे तो आगे 88 तक, 88 आते आते पूर्ण निस्तेज हो गया। म्हणजे आज समय पे ध्यान दे मित्रों, पूरे 40 साल भोसलों ने पेशवा विरोध करने में जता दिए। हिंदवी स्वराज्य में अवरोध निर्माण करने वालों में सबसे ताकतवर ये नागपुरकर भोसले ही थे। भोसलों के दो पीढ़ियों ने सतत 40 साल एक अति महत्वाकांक्षा के चलते अवरोध निर्माण करने का काम किया था। अब ये बात सत्य है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के ये 4-5 सरदार हमें विशेष तरह से नजर आते हैं, लेकिन उनका अगर नेतृत्व देखेंगे तो नेतृत्व बुलंद होना कितना जरूरी है, इसकी अनुभूति हमें इन सब को देख के बार बार होती है। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा होता है उस महामानव से, श्री शिवराय से। श्री शिवराय ने बिल्कुल अति सामान्य जन को, सर्व प्रकार के सर्व स्तरीय लोगों को अपने साथ लिया और उन लोगों के स्वयं के प्रतिभा की अनुभूति उन लोगों को दिलाई। उन्हें उचित मौका श्री शिवराय ने दिया। तो इस तरह से श्री शिवराय के निष्ठावान और वीर्यवान लोगों की एक प्रकार की बाढ़ हमें श्री शिवराय के जीवन चरित्र भर में दिखती है। बाजीराव हो गए, चिमाजी अप्पा हो गए, किस हद तक नाना साहब को भी मैं वहीं रखता हूँ। ये तीनों श्री शिवराय की राह पर ही चलते हमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई योग्य शासक हो, दूरदर्शी शासक हो, तो उसके लिए ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर नेतृत्व कमजोर पड़ जाए तो विरोधक तो ज़्यादा ताकतवर होते जाते ही हैं, हमने देख लिया।
ये पोर्किस्तान, ये खटमल जैसा पोर्किस्तान भी नजरें हमें दिखाने लगा था। 2008 में तो मुंबई तक आया था, देखा ना आपने, क्योंकि शासक कमजोर था। ये भी बात सही है, हमारे में कहते हैं ना, भोलेनाथ को और भगवान श्री विष्णु को भी इस दुनिया का प्राकृतिक बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। वंदे मातरम।